मेरा 22 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप को बचाती और कमरे में जाकर छुप कर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी घर का सारा काम करती रहती, लेकिन एक रोज छुपकर देवर साथ वाले कमरे में बैठ गया। मुझको इस बात की खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नजरों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी कि आखिर देवर जी ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग से बात निकाल ली कि शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने ये बात जैसे पकड़ ही ली थी। बार बार मुझे ये कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। उसे तो ये भी ध्यान ना था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब उससे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और मेरे देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं पर बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया। उसकी तबीयत ऐसी खराब हुई कि बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वो जिंदा होती तो आज अमित की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी सास बात कर ही रही थी कि मेरा देवर ने एकदम से कहा, और भाभी मेरी बीवी होती। ये कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है वो तुम्हारी? कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है। जाहिर है अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए पसंद करती ना आप। मुझे ना जाने क्यों देवर की ये बात बहुत ही बुरी लगी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छूट सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत सुंदर लगती हैं, आप गुलाबी रंग पहन लिया करें। मैं उसे गुस्से से घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वो पीछे हट जाए, लेकिन वो बहुत ही ढीठ किस्म का शख्स था। लेकिन मेरे पति बहुत ज्यादा सीधे मिजाज किस्म के व्यक्ति थे। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम ये पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त 2 और 2 के 5 बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? तो वो मुझे बस देखता रहा और कहता, हाँ देखने में तो ठीक लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना, वरना मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। और दूसरी तरफ मेरा देवर था, हर वक्त मुझे अजीब नजर से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी। मेरे कमरे में बिना दस्तक के वो आ गया। मैं उस वक्त तैयार हो रही थी। जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी जोड़ा पहन रखा था। मेकअप किया, बाल भी खुला छोड़ दिया था। वो बिना दस्तक के मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी, और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना था। मेरा दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था। सबसे पहले मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और खुद पर डाल लिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज नहीं है, किसी के कमरे में आने के पहले इजाजत लेते हैं, फिर उसके कमरे में आते हैं। ये क्या कि मुंह उठाया और कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने के वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाजत नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं? ये कहकर वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? उसका अंदाज अजीब सा था। वो कहने लगा, हाँ बहुत जरूरी काम है, बैठें बताता हूँ। लेकिन मुझे ये बात ठीक सी नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फिजूल बातों के लिए। तुम बस इधर उधर की बातें करोगी, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। ये कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली,
मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वो शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों इतनी तेज भागी चली जा रही थी। जैसे ही वो अंदर आए तो देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे। अपने पति को यूं अजीब भरी नजरों से देखते हुए मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत ही ना समझ लें। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगा, भाभी से बातें, वो भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बातें ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं अमित, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, ये अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना बनाया और सभी को खाना लगाया, पर मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर से इतनी बातें करती हो। मैंने अपने पति से कहा कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहने लगे कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी, और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ मत समझो। मैंने अब देवर से कतराना शुरू कर दिया था। मैंने उससे बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। जहाँ पर वो होता मैं वहां से निकलकर कहीं और चली जाती थी। मेरे बदले से रवैये को वो चुपचाप देखता रहा, लेकिन एक दिन वो कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है, जहाँ मैं बैठता हूँ आप उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला था कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे। वो कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा, मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही सख्ती वाला है, उसको शक करने की आदत है। आपकी शादी एक गलत इंसान से हो गई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर अफसोस होता है। देवर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मेरे पति का रवैया भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, अमित बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे जरा दूर ही रहा करो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा उचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, उसे बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में ये भी आने लगा कि मेरा पति अगर सक्की मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ था कि मेरा पति सक्की मिजाज का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझसे देवर के बारे में सवाल करते। कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं, वो तो आपकी माँ ही खोलती है। वो कहने लगे, तो ठीक है। अपने पति की ये बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति सक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिससे मेरा पति मुझ पर शक न करे और मुझसे गुस्सा ना हो। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वो कुछ दिन के लिए मुंबई जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को मुंबई छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वो भी सास के साथ वहीं पर रह जाएगा, लेकिन वो तो अगले रोज ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ मुंबई में रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का नुकसान होता। अब तो मुझे और भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं आता जाता था, और मेरे लिए ये वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरा था। मैं अपने कमरे में ही दरवाजा लॉक करके बैठी रहती थी, यही इंतजार करती कि कब वो बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटाऊं। जब वो यूनिवर्सिटी में होता तो मैं जल्दी से खाना बनाकर सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। जब मेरा पति आता था तब ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। अब तो मुझे बस यही लगता था कि जल्द से जल्द ये दिन गुजरे और मेरी सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहने से
मुझे घुटन सी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ जाता था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी मेरी सास का फोन आ गया कि उनकी बहन की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसीलिए हो सकता है कि उन्हें आने में और समय लग सकता है। ये सुनकर तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि अमन जब यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ। मेरे पति कहने लगे कि तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा, अमित आप मुझसे ये बातें कैसे कर रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। अपने पति की धमकी भरी बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवास लग रहा था। मुझसे कहने लगा, भाभी मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है। कहने लगा, बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। न जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वो कमरे से बाहर आया और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता भी नहीं था। उस वक्त कौन आ गया? मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है, तो मेरे पति कहने लगे, दरवाजा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाजा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने के वो तो गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा, अमित क्या देख रही हो? कहने लगा, अभी बताता हूँ। उनके लहजे को सुनकर मेरा दिल धक सा रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। सारे कमरों की तलाशी लेने के बाद फिर कमरे का दरवाजा खोला। कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरा देवर का ग्रेवान पकड़कर लाए और उसे जमीन पर पटक दिया और कहने लगे, देखो वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था जब उसका अपना कमरा मौजूद है? मैंने कहा, मुझे क्या पता, ये तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा, मुझे अपने कमरे में छुपा लो। इसीलिए मैंने उसे कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगे, झूठ बोल रही हो तुम, उसे अपने कमरे में हर वक्त बैठा कर रखती हो, न जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बताओ ना कि तुम क्यों आए थे। वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं क्यों बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वो सब भाई देख रहे हैं, अब उसे छुपाने का क्या फायदा। इस बार भी उसने मुझे झूठ ही बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने घर पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे पति ने मुझे फोन पर कहा कि बहुत जल्दी मुझे तलाक के कागज भेज देंगे। मैंने बहुत मिन्नत की कि वो कुछ भी सुनने को तैयार ना थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभियां और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो अमित ने तलाक दिया और ना ही कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद अमित मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ में थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी और कहने लगी, मैं कुछ दिन पहले ही आई हूँ। मुझे जब ये मालूम हुआ तो मैंने अमित को बहुत डांटा और अमन को कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि अमित ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकी है, इसीलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा किया। ये देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितना अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि ये रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। अमित को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए आज ये मुझे अपने साथ लाया है। ये दोबारा कभी भी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वो एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वो अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वो मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद हो तो इसका मतलब ये नहीं
कि मैं एक बुरी औरत हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।